देखो, आज की इस हम शॉर्ट वीडियो में जानेंगे कि लोकसभा और राज्यसभा में क्या अंतर होता है। आपने कई बार सुना होगा सुनते हुए कि लोकसभा का सेशन चालू हो गया है या राज्यसभा में इस बिल को पास कर दिया गया है। आज हम जानेंगे कि दोनों में एक्चुअली में अंतर क्या होता है। तो लोकसभा के सदस्यों को चुनाव डायरेक्टली जनता द्वारा किया जाता है। इसके जो मेंबर्स होते हैं डायरेक्टली जनता के द्वारा निर्वाचित होते हैं। 2024 में लोकसभा का चुनाव जिसमें प्रधानमंत्री चुने गए हैं, वो पूरा चुनाव भी जनता के द्वारा ही किया गया है, मतलब डायरेक्टली जनता ने उसमें वोटिंग की है। देखो, राज्यसभा में क्या होता है कि राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, इनका चुनाव डायरेक्टली जनता के द्वारा नहीं होता है, जबकि जनता के द्वारा जो चुने हुए व्यक्ति होते हैं वही इसके मेंबर्स का चुनाव करते हैं। ठीक है। और दूसरा अंतर देखते हैं, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। हर 5 वर्ष बाद लोकसभा भंग हो जाती है, जबकि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल नॉर्मली जो होता है ना, वो 6 वर्ष का होता है। हर 2 साल के बाद इसके 1/3 सदस्य हट जाते कि लोकसभा एक अस्थायी सदन है। मतलब क्या है कि हर 5 साल बाद लोकसभा भंग हो जाती है। लोकसभा को दोबारा बनाने के लिए फिर से लोकसभा का चुनाव करवाना पड़ता है। राज्यसभा एक स्थायी सदन होता है और इसके सदस्य जो होते हैं ना, हर 2 साल बाद एक तिहाई सदस्यों का चुनाव किया जाता है। अगर मेंबर्स की बात करें तो लोकसभा के अंदर पहले 552 मेंबर हुआ करते थे। अब 104वें संविधान संशोधन से 2 एंग्लो इंडियंस को हटा दिया गया है, इसीलिए लोकसभा में जो मैक्सिमम मेंबर होते हैं वो 550 होते हैं। सेम एज राज्यसभा के अंदर जो मैक्सिमम सदस्यों की संख्या होती है वो 250 होती है। और बहुत सारे सदस्य ऐसे होते हैं जिनका राष्ट्रपति के द्वारा मनोनयन किया जाता है। ऐसे व्यक्ति जो विज्ञान में, कला में, साहित्य में या समाज सेवा में एक उल्लेखनीय स्थान रखते हैं, उनको राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा का मेंबर बनाया जाता है। और देखिए, बात करें एकदम कोर अंतर को लेकर, बाकी सारे अंतर तो आपको याद हो जाएंगे। इसमें देखो कोर अंतर क्या है कि जो धन विधेयक होता है उसको लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है, राज्यसभा में नहीं। इस बात को आपको ध्यान रखना है। धन विधेयक को लेकर राज्यसभा के पास ज़्यादा शक्तियाँ नहीं है। धन विधेयक इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है? तो अगर देश की संसद को या भारत सरकार को या कार्यपालिका को एक भी रुपए खर्च करने हैं तो उसको भारत की संचित निधि से पैसे निकालने के लिए धन विधेयक को पास करना पड़ता है। और धन विधेयक को लेकर जो शक्तियाँ सबसे ज़्यादा है वो लोकसभा के पास है। क्योंकि धन विधेयक क्यों लोकसभा के पास ज़्यादा है? क्योंकि लोकसभा में सारे जनता के द्वारा चुने गए लोग आए हैं। अगर वो जनता के लिए काम करना चाहते हैं, अगर उसमें रुकावट आएगी तो फिर वो काम कैसे कर पाएंगे? तो सिंपल सी बात है, इसीलिए ज़्यादा शक्तियाँ किसके पास है? लोकसभा के पास है। जो हमारी मंत्रिपरिषद होती है, मंत्रिपरिषद जो होती है, जिसका मुख्य जो होता है प्रधानमंत्री होता है, वो पूरी तरह से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। ये आपको याद रखना है। ठीक है। और देखिए, बात करें, आपने सुना होगा कि लोकसभा का जो हेड होता है, मेरे भाई यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, लोकसभा का जो हेड होता है वो स्पीकर होता है। स्पीकर के पास क्या पावर होती है? तो स्पीकर के पास जो स्पीकर जो होता है ना, अगर देखें वरीयता क्रम में, तो प्रधानमंत्री के अधीनस्थ पद होता है स्पीकर। इतनी पावर इसके पास होती है। ये सत्र को, यहाँ तक कि सत्र अवसान कर सकता है, सत्र को भंग कर सकता है। सत्र में जितनी भी कार्रवाई होती है, कौन सी कार्रवाई रिकॉर्ड में जाएगी, कौन सी कार्रवाई रिकॉर्ड में नहीं जाएगी, इसको भी ये चेंज कर सकता है। यहाँ तक कि अगर कोई भी सांसद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अगर वो जनता के द्वारा निर्वाचित भी है और अगर वो संसदीय मूल्यों का उल्लंघन करता है तो उसको बर्खास्त या सस्पेंड करने की शक्ति लोकसभा के स्पीकर के पास है। तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल पद है ये। और लोकसभा का जो हेड होता है वो स्पीकर